आज हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज कंटिन्यू करेंगे सेकेंड लेक्चर। बेटा फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने हेल्थ हेल्थ की डेफिनेशन के बारे में बात करी थी। हमारी हेल्थ कैसे डीअरेंज होती है, कैसे हमारी हेल्थ खराब होती है, इसकी बात की थी। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन कौन से ऐसे एजेंट हैं जो हमारी हेल्थ को खराब करते हैं, ये भी बात करी थी। साथ साथ में आपको डिजीज की डेफिनेशन बताई थी। डिजीज क्या होती है, कौन कौन से ऐसे एजेंट हैं जो हमें बीमार करते हैं, हमारी हेल्थ को खराब करते हैं। ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट जिनको पैथोजन कहा था, इसकी बात की थी। मोहम्मद अरबाज कह रहे हैं शुरू से पढ़ाएं। बेटा बोलते रहेंगे, जो चीज हम लोग कर चुके हैं ये बीच बीच में बोल दिया करेंगे। पहले लेक्चर में कुछ खास नहीं बताया था, सिर्फ शुरुआत की थी। चलो अच्छा, कुछ क्वेश्चन के आंसर दे दो, फिर शुरू करते हैं। बेटा फादर ऑफ मेडिसिन किसको बोला गया, बताओ। फादर ऑफ मेडिसिन, हिपोक्रेट्स। मोहम्मद अरबाज ने तो बोल दिया है। अच्छा, हिपोक्रेट ने एक हाइपोथेसिस दी थी, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, याद आया? इन्होंने बताया था कि हमारी बॉडी में जो ह्यूमर्स हैं, जो फ्लूइड हैं, अगर बैलेंस स्टेज में हेल्दी रहता है, और अगर ये फ्लूइड कम ज्यादा हो गए तो हम बीमार हो जाते हैं, हमारी हेल्थ खराब हो जाती है। हिपोक्रेट्स ने बताया था कि अगर ब्लैक बाइल ज्यादा हो जाए तो फीवर आ जाता है। फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल था ब्लैक बाइल। और इस गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस का समर्थन किया था हमारे आयुर्वेदिक सिस्टम ने। लेकिन ये गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस डिस्कार्ड कर दी गई, इसको गलत साबित कर दिया गया। और जिस वैज्ञानिक ने इसको गलत साबित किया था, नाम बताओ क्या है? जिस वैज्ञानिक ने गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को गलत साबित किया, विलियम हार्वे। कौन है? विलियम हार्वे, वेरी गुड। ये विलियम हार्वे एक ऐसा नाम जिसने ब्लड सर्कुलेशन की खोज करी। इन्होंने गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस के कॉन्सेप्ट को गलत साबित कर दिया। ब्लैक बाइल फीवर के लिए जिम्मेदार था, जैसा गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस मानती थी। इन्होंने थर्मामीटर का प्रयोग करके इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया, गलत साबित कर दिया। फिर मैंने आपको बताया था कि जो बेटा हमारी हेल्थ है, इसको मेंटेन कौन करता है, कौन सी ऐसी चीजें हैं हमारी हेल्थ को मेंटेन करती हैं। तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि हमारी जो माइंड है, ये इन्फ्लुएंस होता है नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा। इम्यून सिस्टम मेंटेन ह्यूमन हेल्थ। इम्यून सिस्टम हमारी हेल्थ को मेंटेन करता है। कल मैंने बताया था कि हमारे शरीर के अंदर एक सिस्टम है जो हमें बीमार होने से बचाता है। जब भी कोई दुश्मन, जब भी कोई डिजीज कॉजिंग एजेंट हमारे शरीर में जाने का प्रयास करता है, अंदर जाता है, तो हमेशा हमको बीमार नहीं करता है। ऐसा क्या कारण है दुश्मन हमको बीमार नहीं करता है? मैंने बताया बेटा, हमारी बॉडी में एक सिस्टम है जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। ये हमेशा हमको प्रोटेक्ट करता है डिजीज कॉजिंग एजेंट से। तो अगर क्वेश्चन आता है क्या इम्यून सिस्टम हमारी हेल्थ को मेंटेन करता है? यस, बिल्कुल करेक्ट। फिर बात आती है, क्या माइंड हमारी हेल्थ को खराब कर सकता है? माइंड और मेंटल स्टेट जो होती है हमारी हेल्थ को खराब कर सकते हैं। अब ये बेटा बात आती है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है, कौन कौन से ऐसे एजेंट हैं जो हमारी हेल्थ को खराब करते हैं। कल मैंने बताया था कि हमारी हेल्थ खराब होती है, इसकी 3 वजह एनसीईआरटी में दी है। बेटा अगर हमारी शरीर में कोई ऐसा रोग जो बाई बर्थ हमें मिल गया हो, ऐसा रोग जो बाई बर्थ हमको मिल गया हो। कभी कभी कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो मम्मी पापा के जीन की गड़बड़ी की वजह से होती हैं, मतलब डीएनए में कोई प्रॉब्लम है। और संतान अगर मम्मी पापा बेबी प्लान करते हैं और वो जेनेटिक डिफेक्ट, वो जीन की गड़बड़ी बच्चे में चली गई, तो बच्चे के अंदर जो बीमारी होगी, ऐसी बीमारी को जेनेटिक डिजीज कहते हैं। तो हमारी हेल्थ जीन के डिफेक्ट की वजह से भी खराब हो सकती है। ऐसी बीमारियों को जेनेटिक डिफेक्ट या जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। ऐसी बीमारियों की लिस्ट हमारे पास है। जब आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे कलर ब्लाइंडनेस पढ़ते हैं आप, फिनाइल कीटोयूरिया पढ़ते हैं आप, सिकल सेल एनीमिया पढ़ते हैं, ये जेनेटिक डिसऑर्डर हैं ये।
फिर बात आती है कि कभी कभी हमारे शरीर में ऐसे रोग भी लग जाते हैं जिनको इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं, संक्रमण से फैलने वाली बीमारी। मैंने बताया था कि बेटा अगर किसी को कॉमन कोल्ड हो, अगर उसके संपर्क में आप आ जाएं तो कॉमन कोल्ड लग जाता है, कॉमन कोल्ड से आप इन्फेक्ट हो जाते हैं। ऐसी बीमारी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती है, तेजी से फैलती है, उनको हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। फिर मैंने एक लिस्ट बताई थी कि आज हमारे दिनचर्या में कई सारी ऐसी बीमारियां हैं आज हमारे जीवन में जो हमारी बैड हैबिट, जो लाइफ स्टाइल है, बैड लाइफ स्टाइल की वजह से आ रही हैं। मैंने आपको बताया था कि बेटा एक अच्छी लाइफ स्टाइल वो है जिसमें बैलेंस डाइट हो, एक्सरसाइज भी करना चाहिए, साफ सफाई आप रखें, किसी प्रकार का नशा ना हो। ये एक अच्छी लाइफ स्टाइल है। माँ बाप अपने बड़ों का सम्मान करना, ये भी एक अच्छी लाइफ स्टाइल है। बेटा अगर आप अपने से बड़ों का, अपने से जो रिस्पेक्टेड लोग हैं उनका सम्मान नहीं करते हैं तो ये भी एक बैड लाइफ स्टाइल का हिस्सा है। तो एक अच्छी लाइफ स्टाइल में जो चीज शामिल हैं, अगर आप उनको अपनाते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। और अगर आपकी लाइफ स्टाइल गंदी है, अच्छी नहीं है, आपके पास बुरी आदतें हैं, बैड हैबिट्स हैं, तो धीरे धीरे आपकी हेल्थ को खराब कर देती हैं। ऐसी बीमारियां जो बैड लाइफ स्टाइल की वजह से आती हैं, इनको लाइफ स्टाइल ओरिएंटेड डिजीज कहते हैं। आज कई सारी बीमारियां ऐसी हैं। फिर बेटा हम लोगों ने देखा था कि हेल्थ की डेफिनेशन क्या है। सारे बच्चों को मैंने बताया था कि WHO ने हेल्थ की डेफिनेशन प्रपोज करी, जिसमें कहा कि अगर कोई पर्सन हेल्दी है तो मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग होनी चाहिए। अगर किसी इंसान के अंदर कोई बीमारी नहीं है, हम हेल्थ का सर्टिफिकेट इशू नहीं करेंगे उसको। हेल्थ का सर्टिफिकेट इशू करने से पहले हम ये देख लेंगे कि पर्सन मेंटली हेल्दी है कि नहीं, सोशली हेल्दी है कि नहीं, फिजिकली हेल्दी है कि नहीं। ये WHO ने बताया था। अच्छा, फिर मैंने बताया था कि जब हेल्थ इतनी अच्छी चीज है, हर कोई चाहता है स्वस्थ रहें, तो ऐसे हम कैसे अपने को स्वस्थ बनाएं। तो NCERT में 3 पॉइंट लिखे हैं कि बेटा अगर आपको स्वस्थ रहना है तो बैलेंस डाइट आप अपने जीवन में शामिल करिए, एक्सरसाइज शामिल करिए और हाइजीन, साफ सफाई। जब आप भोजन करें तो सुनिश्चित कर लें कि भोजन स्वच्छ है कि नहीं, भोजन खाने से पहले आपके हाथ साफ हैं कि नहीं, जो आप पानी पी रहे हैं वो स्वच्छ पानी है कि नहीं, जो आप वस्त्र पहने हैं, जो आपका बिस्तर है, ये साफ है कि नहीं। अगर हम साफ सफाई रखते हैं तो काफी हद तक अपने को बीमार होने से बचा सकते हैं। तो आज पूरे पूरे वर्ल्ड में लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर हमें स्वस्थ बनना है तो क्या क्या चीजें अपनानी पड़ेंगी। तो बेटा 3 चीजें जो NCERT का सिलेबस है उनको अगर हम फोकस करें तो बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज और साफ सफाई, ये 3 चीजें हमें अपनानी पड़ेंगी। और साथ साथ में आज हमारे पास योगा है, हम योगा के द्वारा भी अपने को मेंटली और फिजिकली हेल्दी बना सकते हैं, जो बहुत पहले से लोग करते आ रहे हैं। एक एक्सरसाइजिंग प्रैक्टिस है, एंशिएंट टाइम से हम हिंदुस्तानी करते आ रहे हैं, जो आपको हेल्दी बना सकती है। तो अगर बेटा क्वेश्चन पूछा जाए कि योगा आपको किस तरीके से हेल्दी बनाता है, योगा मेक यू मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी। क्लियर। फिर इसके बाद मैंने बताया था कि बेटा बीमारी क्या होती है, डिजीज क्या होती है। तो ऐसे तो आप बोल सकते हैं फीलिंग ऑफ अनईजीनेस, किसी भी प्रकार से अगर आप असहज महसूस करते हैं तो बीमारी की कैटेगरी में आता है। लेकिन NCERT की लाइन की अगर बात करें तो मैंने कुछ शब्दों में बताया था कि बेटा अगर हमारी बॉडी के ऑर्गन, एक अंग या कई सारे अंग ऑर्गन सही तरीके से काम नहीं करते हैं, प्रॉपर फंक्शन नहीं करते हैं, तो हमको तकलीफ होने लगती है, हमारे शरीर में अनप्लीजेंट सिम्टम्स आने लगते हैं। और जब अनप्लीजेंट सिम्टम आने लगते हैं, तकलीफ वाले सिम्टम्स आने लगते हैं, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को अपनी तकलीफ बयां करते हैं, तकलीफ बताते हैं, तो डॉक्टर सारी तकलीफ लिखता जाता है और फिर कहता है कि आपको ये बीमारी है। तो बीमारी, डिजीज की डेफिनेशन क्या है? व्हेन वन और मोर ऑर्गन नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, देन बॉडी मैनिफेस्ट अनप्लीजेंट सिम्टम्स। बॉडी से कई सारे अनप्लीजेंट सिम्टम्स आते हैं, और जो अनप्लीजेंट सिम्टम्स का जो ग्रुप है, ये किसी ना किसी बीमारी की तरफ इशारा करता है। ये मैंने कल की क्लास में आपको बताया था साफ साफ। साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि बेटा हमारे शरीर में जो बीमारियां हैं 2 तरीके से आती हैं।
एक बीमारी ऐसी होती है जो इन्फेक्शियस नेचर की होती है। अगर किसी एक इंसान को हो गई तो परिवार के अन्य सदस्य के पास भी चली जाती है, स्प्रेड होती है, फैलती हैं। ऐसी बीमारियों को इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं, जिसमें एड्स, फैटल डिजीज जो इन्फेक्शियस है। एक इंसान को अगर एड्स है तो दूसरे इंसान को वो दे सकता है, आसानी से नहीं जाता है लेकिन दे सकता है। अगर लाइव बॉडी फ्लूइड किसी एड्स से पीड़ित व्यक्ति का लाइव बॉडी फ्लूइड किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर के बॉडी फ्लूइड से मैच कर जाए, मिक्स कर जाए, मिल जाए, जैसे मान लो किसी को HIV का इंफेक्शन है, अगर सिरिंज उसको दिया गया, उसको कोई मेडिसिन दी गई, इंजेक्टेबल मेडिसिन, वही सिरिंज, वही दूसरी सिरिंज अगर हम स्वस्थ मनुष्य के शरीर में इस्तेमाल कर दें तो HIV का इंफेक्शन फैल सकता है। तो जो एड्स है वो इन्फेक्शियस डिजीज है। इसके साथ साथ में कॉमन कोल्ड, जुकाम सिंपल, एक इंसान को जुकाम हो गया पूरे घर में फैला देता है, इसका मतलब ये भी इन्फेक्शियस डिजीज है। और ऐसी बीमारियां भी हैं जो नॉन इन्फेक्शियस होती हैं, नॉन कंटेजियस होती हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान तक आसानी से नहीं फैलती हैं, जिसकी लिस्ट में कैंसर का जिक्र किया था मैंने। और कैंसर के अलावा हाई ब्लड प्रेशर है, जेनेटिक डिजीज है, ओबेसिटी है, स्लीपलेसनेस है, किसी को नींद नहीं आती है, अब उसके साथ हाथ मिलाएंगे तो क्या उसको भी नींद नहीं आएगी? ऐसा नहीं है। तो ऐसी बीमारियां जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं जाती हैं उनको नॉन इन्फेक्शियस कहते हैं। और बेटा चलते चलते हम लोगों ने लास्ट क्लास में, जो कल की क्लास थी, उसमें बताया था कि बेटा हमारे पास में ऐसे एजेंट हैं जो हमारे शरीर को बीमार करते हैं। ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट जो हमारी हेल्थ को खराब करते हैं, ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट को पैथोजन कहते हैं। और पैथोजन का पता लगाना, पैथोजन की जांच करना पैथोलॉजी कहलाता है। तो आपको आज की क्लास में हम लोग बताते हैं, हम लोग देखेंगे कि बेटा किस तरीके से कौन कौन से ऐसे पैथोजन हैं जो हमारे शरीर को बीमार करते हैं। और ये बेटा फोटो कल ही मैंने बताई थी, ये फोटो एक बहुत महान इंसान की है बेटा। ये फोटो हिप्पोक्रेट्स की है, जिसको फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मेडिसिन। ये ऐसे पर्सन थे जिन्होंने दुनिया को पहली बार ये बताने का प्रयास किया कि हमारी बीमारी के लिए ईश्वर जिम्मेदार नहीं है, गॉड जिम्मेदार नहीं है। हमारी बीमारी के लिए हमारे शरीर में कुछ ऐसे केमिकल हैं, कुछ ऐसे फ्लूइड हैं जो कम ज्यादा हो जाएं तो हम बीमार हो जाएंगे। ये ऐसे पर्सन थे जिन्होंने पहली बार दुनिया को ईश्वर से हट के कुछ बताने का प्रयास किया, और ये मेडिकल साइंस की शुरुआत थी। इसी वजह से इनको फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, और ये ग्रीक पर्सन थे। ठीक है, अच्छा चलो हम लोग देखते हैं कि बेटा कौन कौन से ऐसे एजेंट हैं जो हमारे शरीर को बीमार करते हैं। मैं बता चुका हूं कल की क्लास में कौन कौन से ऐसे एजेंट हैं जो हमको बीमार करते हैं। बेटा जो एजेंट हमको बीमार करते हैं उनको पैथोजन कहते हैं। और पैथोजन की लिस्ट में कौन कौन थे जरा देखते हैं। जो बेटा पैथोजेंस हैं, डिजीज कॉजिंग एजेंट जो होते हैं पैथोजेंस, ये बेटा बैक्टीरिया हो सकते हैं। पैथोजेंस क्या हो सकते हैं? बैक्टीरिया। कई सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमें बीमार करते हैं। क्लियर? बैक्टीरिया के अलावा वायरस भी हैं। अगर हमारे शरीर में वायरस आ जाए तो ये भी हमको बीमार कर सकते हैं। तो दूसरी लिस्ट में वायरस है बेटा। तीसरी लिस्ट में फंगस है। फंगस का इन्फेक्शन भी हमारे हेल्थ को खराब कर देता है। फंगस के अलावा हेलमिंथ है। एनिमल किंगडम जब आप पढ़ते हैं तो वहां प्लेटी हेलमिंथ, एस्क हेलमिंथ, ये भी तो हमें बीमार करते हैं। तो हेलमिंथ की बात कर ली। इसके अलावा एक और ग्रुप है, नाम है प्रोटोजोन। जो बेटा प्रोटोजोन है ये भी हमें बीमार करते हैं। तो यहां पे लिखते हैं प्रोटोजोन, प्रोटोजोन्स। ये ऐसे बायो एजेंट हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, अगर इंसान से इनका सामना हो जाए, ये इंसान के अंदर आ जाएं या इंसान की सतह से चिपक जाएं तो इंसान की हेल्थ को खराब कर सकते हैं, हमें बीमार बना सकते हैं। बेटा अगर ये पैथोजन शरीर के अंदर आके हमको बीमार करते हैं तो इनको हम एंडोपैरासाइट कहते हैं। भाई अगर ये अंदर रहते हैं तो इनको एंडोपैरासाइट कहते हैं, और ये शरीर की बाहरी सतह पे रहकर हमको बीमार करते हैं तो इनको एक्टोपैरासाइट कहते हैं। और हम इकोलॉजी में आपको बताते हैं कि बेटा अगर कोई पैरासाइट ईश्वर ने बनाया, गॉड ने बनाया, तो पैरासाइट ने ईश्वर से ये मांगा था कि मालिक जब हम होस्ट के ऊपर जाएंगे, मान लो इंसान होस्ट है पैरासाइट का,
अगर पैरासाइट हमारे अंदर आएगा तो मालिक से ये ताकत लेके आता है कि मालिक, अगर हम इंसान के मान लो पेट में रहेंगे, स्टमक में रहेंगे, तो स्टमक में तो एसिड है, एसिड में बैक्टीरिया कैसे रहेगा? एसिड में तो पैथोजन मारा जाएगा। तो अगर कोई पैथोजन हमारी स्टमक में रहने आया तो वो ऊपर वाले से ये ताकत लेके आता है कि स्टमक में रहने के लायक हमको बनाओ। तो जितने भी पैरासाइट हमारे अंदर रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, उस जगह वो अपने को रहने के लायक बना लेते हैं, ऐसी एडाप्टेशन डेवलप करते हैं जिससे कि वो हमारे स्टमक में रह सके। अगर कोई पैरासाइट हमारी इंटेस्टाइन में रहता है तो इंटेस्टाइन में रहने के लायक बन जाता है, तभी वो रहता है, नहीं तो वो मारा जाएगा। तो कहा जाता है क्या एंडोपैरासाइट जो शरीर के अंदर रहते हैं वो अंदर रहने के लायक अपने को बना लेते हैं? क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो बेटा ये स्टेटमेंट सही है। क्लियर? और जो पैरासाइट शरीर के बाहर रहते हैं उनको ज्यादा तकलीफ नहीं होती है क्योंकि वो बाहरी वातावरण से डायरेक्ट कांटेक्ट में है। अगर कोई पैथोजन, जैसे जू है, जो लॉज है वो हमारे स्कैल्प पे रहता है, हमारी हेड में जो स्कैल्प है यहां रहता है, तो ये एक्टोपैरासाइट है। जो शरीर के बाहर पैथोजन रहता है उसको एक्टोपैरासाइट कहते हैं, जो अंदर रहता है उसको एंडोपैरासाइट कहते हैं। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अच्छा बेटा, अब हमारे पास में एक लिस्ट है जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया ऐसे कौन हैं जो हमारी हेल्थ को खराब करते हैं। तो बेटा हमारे पास में जो कॉमन बीमारियां, यहां ये ध्यान देना बेटा, इस चैप्टर में हम ह्यूमन की बीमारियां पढ़ेंगे, कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी की नहीं पढ़ेंगे, इंसान की बीमारी पढ़ेंगे। तो जो ह्यूमन के अंदर बैक्टीरिया बीमारी काज करता है वो कौन कौन सी होती हैं? तो बेटा अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी कहती है कि जो इंसान के अंदर बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारी है, बेटा इसमें सबसे पहली बीमारी है टाइफाइड। टाइफाइड क्लियर? दूसरी बीमारी जो बैक्टीरिया से होती है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, दूसरी बेटा है निमोनिया। निमोनिया। तीसरी बीमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा डिसेंट्री। चौथी बीमारी, और याद रखो जो भी बच्चे साथ जुड़े हैं कॉपी पेन भी साथ रखो, कोई चीज लिखनी पड़े लिखते जाओ, वैसे इसका स्क्रीनशॉट भी कर लो लेकिन लिखते चले जाओ। जब आप ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम क्वेश्चन देंगे और उन क्वेश्चन को आपको करना भी है। ये 12th क्लास की एनसीईआरटी हमने शुरू करी है। तो बेटा बैक्टीरिया जो इंसान को बीमार करते हैं, जो बीमारी काज करते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारी, इसमें टाइफाइड है, निमोनिया है, डिसेंट्री है। इसके अलावा बेटा यहाँ पर डिप्थीरिया है, डिप्थीरिया भी बैक्टीरिया से होती है। और नंबर 5 जो एनसीईआरटी में दी है वो बेटा है डिसेंट्री, डिप्थीरिया, प्लेग एक बीमारी है प्लेग। ये बीमारी हमारी एनसीईआरटी में दी गई है जो बैक्टीरिया से होती हैं और इंसान को बीमार करती हैं। क्लियर? अब इनको बारी बारी हम लोग पढ़ेंगे। चलो यहीं पे लिख देते हैं जो बीमारी एनसीईआरटी में। इस लिस्ट में जब हमने बैक्टीरिया की लिस्ट बनाई तो वायरस की बनाते हैं। जो बेटा वायरस से होने वाली बीमारी है उनकी जहाँ लिस्ट बनाते हैं जो एनसीईआरटी में दी है। वायरस से होने वाली बीमारी में हम कलर चेंज कर देते हैं। बेटा वायरस से होने वाली डिजीज में नंबर 1 जो बीमारी वायरस से होती है बेटा है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड ये वायरस से होती है। दूसरी बीमारी जो वायरस से होती है बेटा वो है एड्स। जिस वायरस से होती है उसका नाम एचआईवी है, ये हमारे सिलेबस में पढ़ेंगे इसको। तो वायरस से होने वाली बीमारी में कॉमन कोल्ड है, एड्स है। और नंबर 3 पे बेटा एक फीवर है, डेंगू फीवर। ये वायरल डिजीज है डेंगू फीवर। और डेंगू के साथ साथ में चिकुनगुनिया, याद रखना डेंगू के साथ साथ में चिकनगुनिया जो है ये भी वायरस से होने वाला फीवर है। तो कॉमन कोल्ड, एड्स, डेंगू और चिकनगुनिया ये वायरल डिजीज है। ये हमारे एनसीईआरटी में दी है इसलिए हमने इनका नाम लिखा। इसके अलावा और भी होती है, जैसे रेबीज है, ये वायरस से होती है। साथ साथ में मम्स है, चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, ये वायरस से होने वाली बीमारी है। और अभी जो कोविड चल रहा है वो भी वायरल डिजीज है। क्लियर? तो याद रखना बेटा जो भी हमारे साथ जुड़े हैं बिल्कुल हाँ बेटा कहा, हाँ बेटा ध्यान रखना, बच्चे कह भी रहे हैं अभी सिर्फ आप मेरी आवाज के साथ जुड़े रहो, पढ़ते रहो, बाद में हम लोग पूछेंगे, आपस में कन्वर्सेशन करेंगे, आंसर लेंगे आपसे। तो कॉमन कोल्ड, एड्स, डेंगू और चिकनगुनिया ये एनसीईआरटी में दी है जो वायरस से होती है। क्लियर?
इसके अलावा बेटा फंगस से जो बीमारी होती है, जरा उसका नाम देखो। जो फंगस से बीमारी होती है उसमें मैं आपको बता दूं, जरा कलर एक सिलेक्ट करते हैं। फंगस से होने वाली बीमारी में एक बीमारी है रिंगवर्म। बेटा फंगस जिस बीमारी को जन्म देता है, जो हमारे सिलेबस में है बेटा, वो है रिंगवर्म। और रिंगवर्म का नाम है टीनिया, TINEA, टीनिया। रिंगवर्म को हम टीनिया भी कहते हैं। ये फंगस से होती है। कई सारे ऐसे फंगस है जो हवा में रहते हैं, अगर हम उनके संपर्क में आ गए और हमारा इम्यून सिस्टम उनसे लड़ नहीं पाया तो फंगस हमको बीमार कर देगा। और जो बीमारी काज करेगा, जो हमारे सिलेबस, ऐसे तो बहुत बीमारियां होती हैं, लेकिन जो सिलेबस में बीमारी है वो है रिंगवर्म। तो रिंगवर्म टीनिया जो फंगस से होती है। इसके अलावा जो हेलमिंथ हमें बीमार करते हैं, जरा उनकी बात कर लें। बेटा हेलमिंथ से होने वाली बीमारी में हमारे पास में जो सिलेबस में है, एक बेटा बीमारी है एस्कैरिस से होने वाली, एस्कैरियासिस। एस्कैरियासिस ये हेलमिंथ से होती है और एस्कैरिस नामक हेलमिंथ से होती है, और एस्कैरिस एस्क हेलमिंथीज का मेंबर है। तो एस्कैरियासिस हेलमिंथ से होने वाली बीमारी है। इसके अलावा एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, हमारे शरीर के अंगों को कुरूप कर देती है, नाम है फाइलेरिया। बच्चे सुने हैं फाइलेरिया या फाइलेरियासिस। इसको एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। अक्सर कर जो लोअर लिंग होते हैं, हमारे जो पैर होते हैं, वो हाथी के पैर के समान हो जाते हैं। ऐसी बीमारी हेलमिंथ से होती है, नाम है फाइलेरियासिस। बेटा इसी को हम एलिफेंटियासिस भी कहते हैं, तो यहां लिख देते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड एलिफेंटियासिस। तो अभी आप सिर्फ ये जानो कि हमारे पास में जो मानव है, इंसान है, इंसान के अंदर कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, कौन कौन सी ऐसी कॉमन बीमारियां हैं जिनको हमको पढ़ना है। तो बेटा जो कॉमन बीमारियां जिस एजेंट से फैलती हैं वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, हेलमिंथ और प्रोटोजोन है। बैक्टीरिया वाली बीमारी मैंने बता दी, वायरस वाली बीमारी बता दी, फंगस वाली बता दी, हेलमिंथ वाली मैंने बताई। हेलमिंथ वाली दो बीमारी हमारे सिलेबस में है, एक है एस्कैरियासिस, दूसरी है फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस। पुराने समय से इंसान को पीड़ित करती आ रही है, पुराने समय से इंसान को परेशान करती आ रही है। बीमारी का नाम है मलेरिया। ये दो बीमारी प्रोटोजोन से होती हैं। बेटा ये हमारे सिलेबस में है, जो हमको पढ़ना है, जिनके बारे में एनसीईआरटी ने थोड़ा थोड़ा सा दिया है। जरा इस वाले पेज को स्क्रीनशॉट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट करो बेटा, इस वाले पेज को स्क्रीनशॉट करो और बेटा पढ़ते रहो, फिर हम तो खुजली सिखाएंगे तुमको। रिंगवर्म, इधर देखो पहले। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, वायरस से होने वाली, फंगस से होने वाली, हेलमिंथ से होने वाली, प्रोटोजोन से होने वाली, जो हमारे सिलेबस में है हमने उनकी बात करी। क्लियर? अच्छा इसी पेज में मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर देता हूं। बेटा कई सारे क्वेश्चन ऐसे आपको मिल जाते हैं, एक आध पॉइंट ऐसा होता है जो एनसीईआरटी से मान लो बाहर पूछ लें, तो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी में हम एक दो बीमारी और ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। मान लो आ गया तो आप सिर्फ इतनी बीमारियों के साथ नहीं रहना। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी कुछ और हैं जिनका नाम लिख रहे हैं, बड़ी फेमस है, सभी को पता है। बेटा एक बीमारी है टीबी। ये जो टीबी है ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, बैक्टीरिया से होती है। ये ट्यूबरक्लोसिस नाम है इसका, ठीक है, टीबी। दूसरा जो एनसीईआरटी में नहीं दी है, जो बैक्टीरिया से होती है लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दी है, मैंने बता दिया टीबी। बेटा इसके अलावा एक बीमारी है जिसको हम लोग कहते हैं डिप्थीरिया, मैंने बताई दी। टिटनेस, टिटनेस भी बैक्टीरिया से होती है। इसके अलावा एक बीमारी सिफिलिस हम लोग पढ़ते हैं, जब हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे। सिफिलिस भी एक प्रकार के बैक्टीरिया से होती है, यहां लिख देते हैं। सिफिलिस भी बैक्टीरियल डिजीज है, लेकिन थोड़ा सा नाम उसका है टिपेनोमा पैलिडम, ऐसे लिख देते सिफिलिस। तो टीबी, टिटनेस और सिफिलिस ये भी बैक्टीरिया से होती हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ बैक्टीरिया के डिजीज और जोड़ दी, जिसमें टीबी का आपको नाम याद रखना, टीबी के बारे में पूछ सकते हैं, टिटनेस के बारे में पूछ सकते हैं। और जो वायरस से होने वाली बीमारी है, इनमें दो तीन और ऐड कर देते हैं, जिससे आपको फीलिंग ऑफ कंप्लीटनेस आए, कंप्लीट फीलिंग आपको आए। जो वायरस से होने वाली बीमारी है बेटा, जो एनसीईआरटी में नहीं दी है, दो चार नाम इनके और लिख देते हैं।
बेटा एक नाम इसमें है चिकन पॉक्स, सभी ने सुना है चिकन पॉक्स। स्मॉल पॉक्स दुनिया की पहली बीमारी जिसको मेडिकल साइंस ने खत्म किया, नाम था स्मॉल पॉक्स। क्लियर? तो याद रखना चिकन पॉक्स, मान लो नाम दिया स्मॉल पॉक्स, किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है, वायरस से, तो आप बता सकते हैं। तो बेटा चिकन पॉक्स हो चाहे स्मॉल पॉक्स हो, ये भी वायरस से होने वाली बीमारी है। इसके अलावा आपको बता दें बेटा मम्स, मीजल्स, मम्स तो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में बताए थे आपको। मीजल्स हो गया, मम्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया। साथ साथ में आपको बता दें रेबीज, पोलियो। अरे भाई आजकल देखो आप, आज तो इंडिया ऐसा है जिसने इतना वैक्सीन पोलियो का दिया, आज पोलियो हमारे देश से लगभग खत्म है। पोलियो इरेडिकेट हो रही है। नेक्स्ट जो डिजीज है पोलियो ही है जो दुनिया से खत्म होगी। बेटा चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, मम्स, रेबीज और साथ साथ में पोलियो। और कोविड को मत भूल जाना, कोविड के बारे में पूछ सकते हैं। जो कोविड-19 है ये भी वायरस से होने वाली बीमारी है। क्लियर? इस तरीके से जो वायरस से होने वाली बीमारी है एनसीईआरटी में तो सिर्फ इतनी दी है, लेकिन ये आपको आना चाहिए बेटा। यू गोइंग टू बिकम डॉक्टर, आप डॉक्टर बनने का प्रयास कर रहे हैं और सक्सेसफुल प्रयास होगा तो थोड़ी सी चीजें आपको जीवन में ऐड करनी पड़ेगी। तो ब्रेन में इतनी चीजें और आप ले जाओ। जो वायरस से होने वाली बीमारी है इसमें चिकन पॉक्स, मीजल्स, मम्स, रूबेला, रेबीज, पोलियो और कोविड-19, ये कहीं ना कहीं वायरस से होने वाली बीमारी है। तो ये सारी बीमारियां इनका आप, हाँ ओमिक्रॉन, ये जो कोविड-19 है इसी का म्यूटेटेड फॉर्म है। ये समय समय पर अपना चेंज कर रहा है, अपना जेनेटिक मटेरियल मॉडिफाई कर रहा है। तो ये अलग अलग जो नाम आ रहे हैं, कोविड-19 है, डेल्टा वेरिएंट है, ओमिक्रॉन है, ये कोविड के ही रूप हैं, अलग अलग रूप हैं। उसका न्यूक्लिक एसिड जैसे जैसे चेंज होगा। कोविड जो 19 है ये आरएनए वायरस है। क्लियर? तो बेटा देखो ये हमारे पास लिस्ट है जो इंसान को बीमार करने वाले पैथोजन हैं। ये बैक्टीरिया, वायरस हो सकते हैं, फंगस, हेलमिंथ हो सकते हैं और प्रोटोजोन हो सकते हैं, जिसकी लिस्ट आपके सामने है। बेटा अब हम लोग शुरुआत करेंगे टाइफाइड से। टाइफाइड क्या है, टाइफाइड के बारे में एनसीईआरटी ने कितना दिया है और उनके बारे में चर्चा करेंगे। चलो शुरू करते हैं टाइफाइड। तो बेटा टाइफाइड बीमारी शुरू करें तो आपको बताएं कि टाइफाइड है क्या। इसको लेकर मैंने एक पेज आपके सामने रखा है। जो टाइफाइड बीमारी है वो कैसे फैलती है इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। तो चलो पहले टाइफाइड की बात करते हैं कि व्हाट इज टाइफाइड। देखो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है ना टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है बेटा इसको एंटेरिक फीवर भी कहते हैं, एंटेरिक फीवर। और आपको बताते हैं जो एंटेरिक शब्द है वो इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। अगर कोई बीमारी इंटेस्टाइन से संबंधित है तो हम एक शब्द देते हैं एंटेरॉन। ठीक है? तो जो एंटेरिक फीवर है इसका इन्वॉल्वमेंट होता है इंटेस्टाइन से, इसीलिए इसको हम लोग एंटेरिक फीवर कहते हैं। अगर बेटा कोई बीमारी हम पढ़ें तो बीमारी कैसे पढ़ें आपको बता दें। जब भी आप डॉक्टर बनेंगे तो आप कैसे डिजीज को टैकल करें, कैसे बीमार मरीज को हम फेस करें, तो आपके सामने कुछ पॉइंट रखते हैं। बेटा अगर मान लो कोई इंसान के अंदर बीमारी है तो हम उस बीमारी की स्टडी कैसे करें। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये बीमारी बैक्टीरिया से हो रही है या वायरस से हो रही है या फंगस से हो रही है। इसका कॉजेटिव एजेंट कौन है, कौन इसको काज कर रहा है। तो बेटा हमारा पहला पॉइंट किसी बीमारी को पढ़ने में ये होगा इसका कॉजेटिव एजेंट कौन है। कॉजेटिव एजेंट कौन है, बैक्टीरिया है या वायरस है। तो सारे बच्चे जान लें बेटा इसका कॉजेटिव एजेंट एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया का नाम क्या है, सैल्मोनेला टाइफाई। क्या नाम है, सैल्मोनेला टाइफाई। तो यहां लिख देते हैं ये बेटा बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है और उस बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला टाइफाई। ये बैक्टीरिया है, सैल्मोनेला जीनस है और टाइफी स्पीसीज है। जब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं तो जीनस पहला वाला होता है और लास्ट वाला स्पीसीज होता है। ये बैक्टीरिया है। तो कॉजेटिव एजेंट हमको पता चल गया। फिर अगला पॉइंट आपको क्या आना चाहिए,
अगला पॉइंट ये है कि ये बीमारी ये बैक्टीरिया इंसान के शरीर में आया कैसे, किस रास्ते से आया, हवा से आया या हाथ मिलाने से आया या किसी के साथ लेटने से आ गया, कैसे आया ये बैक्टीरिया। तो याद रखना दूसरा बेटा पॉइंट हमारे पास है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये बीमारी का जो पैथोजन है, जो बैक्टीरिया है, वो उसका ट्रांसमिशन का रूट क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन जरा देखते चलो, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या इसका है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन के लिए बता दें, ये टाइफाइड बीमारी दूषित पानी और दूषित भोजन से फैलती है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो यहां पे लिखते हैं बेटा ये बीमारी फैलने का जो रास्ता है वो दूषित भोजन और दूषित पानी है। तो यहां लिखते हैं कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। दूषित पानी और दूषित भोजन अगर कोई इंसान सेवन करता है और उस दूषित पानी में सैल्मोनेला होना चाहिए, ये बैक्टीरिया होना चाहिए। अगर ऐसा भोजन, ऐसा पानी जिसमें ये बैक्टीरिया है, अगर हम सेवन कर लेते हैं, उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये बैक्टीरिया हमारे अंदर जाता है और अंदर जाके हमारी इंटेस्टाइन में रहता है और इंटेस्टाइन में रह के हमारे शरीर को तकलीफ देता है। तो कहां पे, ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है। अच्छा, अब एंटिक फीवर जो होता है, इसका जो बैक्टीरिया है हमारे शरीर में रहता कहां है। तीसरा पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है, किस स्थान पे पैथोलॉजी डेवलप होगी। तो याद रखना जो बैक्टीरिया है सैल्मोनेला नाम का, ये बेटा बैक्टीरिया हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, छोटी आंत में रहता है। और छोटी आंत में जब ये रहता है तो बेटा इस छोटी आंत को चीर कर ये ब्लड में भी आ जाता है और ब्लड से फिर ये और जगहों पे भी जा सकता है। याद रखना, ऐसा नहीं कि इंटेस्टाइन में रहेगा, इंटेस्टाइन में रहता है, इसके बाद ये इंटेस्टाइन में परफोरेशन करके खून की नली में जाता है, ब्लड के पाइप में आता है और ब्लड के पाइप में अगर ये आ गया तो ये किसी भी जगह जा सकता है। भाई ब्लड तो हर जगह जाकर न्यूट्रिएंट को पहुंचाता है, ऑक्सीजन को पहुंचाता है। तो याद रखना रहता तो स्मॉल इंटेस्टाइन में है, लेकिन ये स्मॉल इंटेस्टाइन से ये ब्लड में भी आ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से बेटा ये ब्लड वेसल में आ जाता है और ब्लड वेसल में अगर आ गया ये तो ये और जगह भी जा सकता है। क्लियर। तो ब्लड वेसल के रास्ते से ब्लड वेसल में अगर आ गया तो ये स्प्रेड कर जाता है, स्प्रेड टू डिस्टेंट ऑर्गन्स, स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स। आपसे पूछा जाए क्या इंटेस्टाइन में रहने वाला सैल्मोनेला टाइफाई ब्लड के रास्ते से अलग अलग जगहों पे स्प्रेड हो सकता है, तो बेटा आंसर यस रहेगा, ये स्प्रेड कर सकता है। तो मैंने बताया स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। अच्छा, अब हमारे पास में बेटा अगला पॉइंट क्या है, अब ये बीमारी का एजेंट हमारे शरीर में आ गया, कैसे आया ये भी बता दिया और कहां पे रहेगा ये भी बता दिया। अब हमारा तीसरा पॉइंट है कि ये बीमारी का एजेंट हमारे शरीर में आ गया, अब ये शरीर में अपनी संख्या बढ़ाएगा, अपनी संतान पैदा करेगा, ढेर सारी संख्या बढ़ाएगा और हमें तकलीफ देगा। तो अब ये बताती है कि हमारे शरीर में अनप्लीजेंट सिम्टम्स आएंगे, बीमारी वाले लक्षण आएंगे। तो जो बीमारी वाले लक्षण है वो क्या होंगे, तो बेटा जो बीमारी वाले लक्षण है डिजीज सिम्टम्स। अगला पॉइंट बेटा है सिम्टम्स ऑफ डिजीज। तीसरा पॉइंट है डिजीज सिम्टम। इस बीमारी के लक्षण क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं। बेटा इस पे क्या होगा, अगर कोई बैक्टीरिया आंत में रह रहा है, इंटेस्टाइन में रह रहा है, तो जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है वो शुरू हो जाएंगी। तो इंटेस्टाइनल सिम्टम जैसे कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज हो जाएगी, पेट में दर्द रहेगा। अगर ये बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में है तो एब्डोमेन में पेन होगा, एब्डोमिनल पेन। कुछ नहीं करना है, ऐसे देखते चलो। सिर्फ एक बीमारी में आपको सिखाऊंगा कैसे आप बीमारी शुरू करेंगे, कैसे आप बीमारी पढ़ेंगे, एक बीमारी के बारे में बताएंगे, इसके अलावा आपको ऐसे सब बताते चलेंगे। सिंपल है ये। तो बेटा ध्यान देना, बेटा हमारे पास क्या है, डिजीज सिम्टम क्या है, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, एब्डोमिनल पेन हो जाएगा, पेट में दर्द, एब्डोमिनल पेन होगा। तीसरा पॉइंट, अगर पेट में दर्द है तो खाना नहीं पचेगा, पेट में ये बैक्टीरिया है तो फूड का डाइजेशन सही नहीं होगा, जब डाइजेशन सही नहीं होगा तो भूख भी नहीं लगेगी। तो याद रखना एनोरेक्सिया हो जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट। बेटा लॉस ऑफ एपेटाइट को हम लोग एनोरेक्सिया कहते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट को हम
एनोरेक्सिया कहते हैं। तो एनोरेक्सिया हो जाएगा, साथ साथ में फीवर आ जाता है इसमें। ये बैक्टीरिया जो होता है जब ये हमारे शरीर में पनपता है तो कुछ टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हाई फीवर रहता है, सस्टेन्ड फीवर रहता है, लगातार कंटिन्यूअस फीवर रहेगा, सस्टेन्ड फीवर। और पता फीवर कितना रहता है, इस पॉइंट को नोटिस करना, फीवर जो होता है 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तक फीवर रहता है। और ऐसा नहीं कि 2 घंटे फीवर रहा फिर उतर गया, सस्टेन्ड फीवर रहता है, 39 से 40 डिग्री तक फीवर रहता है। इसके साथ साथ में हेडेक भी रहेगा, ये सब सिम्टम्स रहते हैं। लेकिन इन सिम्टम्स में आपको जो जरूरी है जानना बेटा ये है कि अगर इस बीमारी का इलाज नहीं किया गया तो केस ऐसे भी आते हैं जहां पर इंटेस्टाइन में परफोरेशन हो जाता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको जोड़ना है, सेवियर केसेस में, अगर केस सीवियर है, सीवियर केसेस में, सीवियर केस में इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता है, जो इंटेस्टाइन है उसमें छेद हो जाते हैं, इंटेस्टाइनल परफोरेशन। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक तो सस्टेन्ड फीवर, कितना फीवर रहेगा 39 से 40 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा पॉइंट है इंटेस्टाइनल परफोरेशन कर सकता है सीवियर केस में। और बेटा अगर इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो गया और इस बीमारी का सही समय पे इलाज नहीं किया गया, कई सारे लोग ऐसे होते हैं बीमारी शरीर में पनपती रहती है और डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, बुखार आया बुखार की दवाई ले ली, पेट में दर्द हुआ दर्द की दवाई ले आए, लेटिन नहीं हो रही है, कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन वाली दवाई ले आए, और बीमारी को अंदर पनपने देते हैं, बीमारी अंदर चलती रहती है और अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। तो कभी कभी इस बीमारी में मृत्यु भी हो जाती है। तो याद रखना इस बीमारी की जो प्रोग्नोसिस है, ये मतलब अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो पूछा जाए क्या टाइफाइड फैटल डिजीज की कैटेगरी में आती है? फैटल मींस जानलेवा, तो बेटा ये जानलेवा बीमारी की कैटेगरी में आती है। तो हमारे पास बेटा ये बीमारी में हम बीमारी कैसे पढ़ें, हमने एक तरीका आपको बता दिया, क्लियर। अच्छा जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे ये सारी चीजें बताएंगे कि हमको पेट में दर्द है, ये है, सब बताएंगे, तो डॉक्टर आपको ऐसे दवाई नहीं देता है। डॉक्टर क्या करता है, सोचता है कि ये बीमारी किसके द्वारा हुई है, किस पैथोजन के द्वारा हुई है, इसका पता तो लगाया जाए। तो मैंने आपको बताया था कि पैथोजन का पता लगाना पैथोलॉजी कहलाता है। तो डॉक्टर क्या करेगा, मरीज के शरीर से ब्लड निकालेगा और ब्लड को लैब में भेज देगा। किस लिए भेजेगा? कि बीमारी किस पैथोजन से हुई है उसका पता तो लगाया जाए। तो बेटा डॉक्टर को इतना ज्ञान होता है कि कौन कौन सी जांचें लिखी जाए। अगर डॉक्टर को ये वाले सिम्टम आप बताओगे तो डॉक्टर कहेगा एक जांच कराओ, और बेटा टाइफाइड के लिए जो जांच लिखी जाती है उसका नाम है विडाल टेस्ट। क्या नाम है? विडाल टेस्ट। तो एक अगला पॉइंट हमारे पास आता है कि इस बीमारी की जांच कैसे करी जाए। तो एक पॉइंट आता है डायग्नोसिस, और डायग्नोसिस ध्यान रखना, डायग्नोसिस में इस बीमारी का एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है विडाल टेस्ट। कौन सा होता है? विडाल टेस्ट। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं बेटा इस बीमारी का जो टेस्ट है जिससे ये बीमारी कंफर्म होती है उस टेस्ट का नाम है विडाल टेस्ट। तो यहीं पे लिखते हैं डायग्नोसिस में कौन सा टेस्ट कराएंगे, तो बेटा हमारे पास में एक टेस्ट है विडाल टेस्ट। अगर इंसान का विडाल टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो समझ जाओ कौन सी बीमारी है, टाइफाइड बीमारी है। बेटा अब बताओ ये बीमारी जो टाइफाइड है जिसको हम एंटेरिक फीवर कहते हैं, ये बैक्टीरिया के द्वारा होती है। कौन सा बैक्टीरिया? सैल्मोनेला टाइफाई। कौन सा? सैल्मोनेला टाइफाई। अब भैया विडाल, राणा रणवीर सिंह विडाल में डब्लू है, विडाल टेस्ट या वाइडल कह सकते हैं, कोई बात नहीं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है लोगों के। टाइफाइड या एंटेरिक फीवर बैक्टीरिया से होता है, सैल्मोनेला टाइफाई ये दूषित पानी और दूषित भोजन से फैलता है, क्लियर। डिजीज का सिम्टम क्या है? अगर इंसान के अंदर ये बीमारी आ गई तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, सर दर्द होगा, है पेट में दर्द होगा, एब्डोमिनल पेन बोलेंगे, भूख नहीं लगेगी, सस्टेन्ड हाई फीवर भी रहेगा, साथ साथ में बॉडी एक कमजोरी रहेगी, वीकनेस भी रहती है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अगर टाइफाइड हो गया तो वीकनेस भी रहती है। और सीवियर केस में इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता है, बेटा इंटेस्टाइन में छेद हो जाते हैं, और जो फैटल है अगर इलाज सही समय पे नहीं किया गया तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। और इसकी जांच के लिए टेस्ट कौन सा कराएंगे? विडाल टेस्ट के द्वारा इस बीमारी का
पता लगाते हैं। क्लियर? अच्छा, अब देखो बेटा इस बीमारी का इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेने से पहले एक चीज और बता दें, एनसीईआरटी में एक पॉइंट लिखा है, पॉइंट ये लिखा है कि टाइफाइड बीमारी को फैलाने वाली एक महिला का जिक्र किया गया। एक ऐसा समय था जिसमें एक प्रोफेशनल कुक थी, नाम था मैरी मेलन। बेटा हम जिस महिला का नाम बताने जा रहे हैं उसका इस बीमारी के साथ संबंध है। बेटा उस फीमेल का नाम था, चलो इधर लिख देते हैं, इधर थोड़ा सा लिखते हैं जिससे कि हमारे पास में एक ही पेज में हर चीज रहेगी। बेटा एक फीमेल है मैरी मेलन। ये जो मैरी मेलन है, ये मैरी मेलन एक प्रोफेशनल कुक थी, खाना बनाने का काम करती थी महिला, ये कुक थी। और ये क्या थी? टाइफाइड कैरियर थी। ये बीमारी की कैरियर थी, टाइफाइड कैरियर। मतलब ये महिला एक ऐसी महिला थी, चलो इधर नीचे लिख देते हैं, ये कुक थी और ये टाइफाइड बीमारी की कैरियर थी। टाइफाइड कैरियर थी। था क्या, ये जब किसी भी घर में खाना बनाती थी तो ये साफ सफाई नहीं रखती थी। और आपको पता है कि अगर किसी को दूषित खाना और दूषित भोजन दिया जाए, ऐसा भोजन जिसमें ये वाला बैक्टीरिया हो, ऐसा पानी जिसमें ये बैक्टीरिया हो, तो ये बीमारी फैल सकती है। एक्चुअली इस महिला के अंदर टाइफाइड बैक्टीरिया था और जब भी पोटी वोटी जाती होगी हाथ नहीं धुलती होगी, साफ सफाई नहीं रखती होगी। अगर किसी को टाइफाइड है तो उसके फीकल मैटर में, उसके मल में बैक्टीरिया आता है, क्योंकि इंटेस्टाइन में रहता है, और जैसे ही आप पोटी के लिए जाएंगे वो बैक्टीरिया आपकी पोटी में आ जाएगा। और अगर पोटी का कंटामिनेशन पानी में हो जाए, पोटी का कंटामिनेशन पानी या भोजन में हो जाए, हो जाता है बेटा। कभी कभी क्या होता है, मान लो पोटी पड़ी है और पानी बरस गया, तो जो पानी बरसता है तो रोड से बह के जगह जगह जाके भर जाता है। और कभी कभी क्या होता है बेटा, जो हमारी जो पानी पीने वाली जो लाइन होती है और जो सीवर लाइन होती है वो फट जाती है, आपस में पानी उनका मिल जाता है। इस तरीके से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है। तो याद ना, दूषित पानी और दूषित भोजन, कैसा पानी कैसा भोजन? बेटा ऐसा पानी ऐसा भोजन जिसमें ये वाला बैक्टीरिया मिल गया है, सैल्मोनेला टाइफाई मिल गया है। तो जो मैरी मेलन नाम की महिला थी वो टाइफाइड कैरियर की तरह काम कर रही थी। जिस परिवार में खाना बनाती थी वहां पे टाइफाइड फैला देती थी। और बेटा जिस दौर में ये थी उस समय इस बीमारी का कोई सही इलाज नहीं था, तो कई सारे लोग मारे गए थे। मोर देन 20 लोग, पीपल इसने मार दिए थे। बाद में इसको पकड़ा गया, इसको पकड़ के बंद किया गया, खाना ना बनाओ, इसके बावजूद बनाती रही, इसलिए इसका नाम दिया है मैरी मेलन। एक ऐसी प्रोफेशनल कुक जो खाना बनाने का काम करती थी, टाइफाइड को फैला रही थी धड़ल्ले से। क्यों फैला रही थी? क्योंकि ये टाइफाइड कैरियर थी। कौन से रास्ते थे टाइफाइड जाने के? दूषित पानी और दूषित भोजन। इसी वजह से इसका एक नाम और है, टाइफाइड मैरी। क्या नाम है? टाइफाइड मैरी। जो मैरी मेलन थी इसी को हम लोग टाइफाइड मैरी के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसा कौन कुक है, ऐसा कौन कुक है जो टाइफाइड बीमारी से संबंधित है? बेटा कुक का नाम क्या है? मैरी मेलन। सारे शब्द जो यहाँ पे आपके समक्ष लिखे हैं, आपके सामने लिखे हैं, बेटा आपके जीवन को बदल सकते हैं। सारे शब्द आपके ब्रेन में होने चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट कर लो, ये सारे शब्द आपके ब्रेन में होने चाहिए। हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं मिला दिया बेटा। यहां देखो, टाइफाइड बीमारी के जो सिम्टम्स हैं, जो इससे जरूरी चीजें हैं जो आपको जाननी है, वो इधर लिखी हैं। मैंने मैरी मेलन को यहां पे बताया है जिससे आपके एक ही पेज में हर चीज रहे। एक बीमारी एक पेज। अच्छा ये ध्यान देना, ये देखो मैंने फिगर, बेटा स्क्रीनशॉट हो गया है। इधर देखो मैंने एक फिगर लिया हुआ है, टाइफाइड बीमारी कैसे फैलती है। देखो ये एक इंसान है, नाम है इसका, क्या नाम रखें बताओ जल्दी जल्दी, इसका नाम क्या रखें? इसको टाइफाइड बीमारी है बेटा, ये इंसान है, इसको बीमारी है टाइफाइड। मान लो इसका नाम जैक नहीं रखेंगे भाई, कुछ नाम ऐसा, नाम तुम लोग सजेस्ट कर दो, क्या नाम रखें इसका?
इसको बीमारी है टाइफाइड। टाइफाइड नाम की बीमारी है। सलमान खान बच्चे चलो हाँ चुन्नू सही है, इसका नाम रख देते हैं चुन्नू। चलो ये बेटा ये ना 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 बेटा इसका नाम चुन्नू है, चुन्नू को बीमारी है टाइफाइड, ठीक है। अब अगर टुन्नू को टाइफाइड है तो टुन्नू जब भी पॉटी करेगा, ये पॉटी पड़ी हुई है बेटा, ये फीकल मैटर पड़ा है, ये मल पड़ा हुआ है, ये पॉटी पड़ी हुई है, और जब भी चुन्नू पॉटी करेगा तो पॉटी में कौन सा बैक्टीरिया आएगा? टाइफाइड। कौन सा बैक्टीरिया आएगा? साइमोनिया टाइफाई आएगा। तो बेटा ये इन्फेक्टेड स्टूल है। कैसा स्टूल है ये इन्फेक्टेड स्टूल है। ऐसा स्टूल, ऐसा मल जिसमें टाइफाइड वाला बैक्टीरिया है। अब ये मल, अगर इस मल का इंफेक्शन पानी में हो जाए, हो जाता है, इंडिया में तो हो ही जाता है। इंडिया में जो पानी है, पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा जो पानी पीता है वो पूरी तरीके से साफ नहीं होता है, उसमें पैथोजन रहते हैं, डिजीज कॉजिंग एजेंट रहते हैं। इंडिया एक बड़ा देश है जिसमें टाइफाइड, कॉलेरा ऐसी बीमारियां इंडिया में रहती हैं। तो याद रखना, ये जो इन्फेक्टेड स्टूल है, अगर ये पानी के माध्यम से या दूषित भोजन के माध्यम से अगर इस वाले इंसान के अंदर चला जाए, तो देखो बेटा ये फीकल है, ये क्या है? फीकल। और ये मुंह को क्या कहते हैं? ओरल। ये ओरल है भाई, मुंह क्या होता है? ओरल। और ये मल क्या है? फीकल। तो कहते हैं जो बीमारी मल के इंफेक्शन से इंसान के शरीर में जाती है तो उसको फीको ओरल कहते हैं। क्या कहते हैं? फीको ओरल कहते हैं। तो एक शब्द आता है, क्या टाइफाइड फीको ओरल रूट से फैलती है? तो बेटा आंसर यस आएगा। क्या आएगा? यस। बेटा पीले कलर को हम चेंज कर देते हैं क्योंकि पीला कलर हो सकता है विजुअल कम हो, तो यहां लिखते हैं जो बेटा फीकल मैटर है, जो इन्फेक्टेड पर्सन का मल है, अगर इसका इन्फेक्शन पानी में हो जाए, या मक्खी अगर मल पे बैठती है, जो हाउस फ्लाई होती है मल पे बैठती है, अगर वही मक्खी आपके भोजन पे बैठ जाए, आपके खाने के निवाले पे बैठ जाए, तो बैक्टीरिया कहां चला जाएगा? बैक्टीरिया चला जाएगा आपके शरीर में। मान लो आप पोटी के लिए गए, आपको टाइफाइड का इन्फेक्शन है, और उसी पोटी वाले सीट पे कोई दूसरा बैठ गया, तो बैक्टीरिया उसको भी लग सकता है। या आप खाना खाने समय हाथ नहीं धुलते हैं, तो बेटा ये इसका इन्फेक्शन हो सकता है। तो याद रखना, फीको ओरल रूट, अगर पोटी में इन्फेक्शन है, पोटी में पैथोजन है, तो पोटी का इन्फेक्शन अगर पानी में हो जाए, भोजन में आ जाए, तो बेटा ये फीको ओरल रूट के द्वारा टाइफाइड बीमारी फैलती है। ये ब्रेन में बसा लेना आपने। तो बेटा हमारे पास में, हमारे सिलेबस में एक बहुत कॉमन डिजीज जिसको टाइफाइड बोलते हैं, वो हमारे सिलेबस में थी, ये हमने कंप्लीट कर ली। तो बेटा हमारे पास में टाइफाइड कंप्लीट हो चुकी है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी। बेटा इसी लिस्ट में हम लोग एक नेक्स्ट डिजीज पढ़ेंगे, नाम बेटा है निमोनिया। क्या नाम है? निमोनिया। चलो फटाफट निमोनिया के बारे में देखते हैं। एक अगली बीमारी जो हमारे सिलेबस में है, नाम है निमोनिया। बेटा जो निमोनिया है ये भी बैक्टीरिया से होती है, और जिस बैक्टीरिया से होती है इसका जो कॉजेटिव एजेंट है, जरा देखते हैं इसका जो कॉजेटिव एजेंट है, ध्यान देना, इसके कॉजेटिव एजेंट में जो बैक्टीरिया है उसका बेटा नाम है, उसका नाम है स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनियाई। स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनियाई पूरा नाम इसका है स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी इसका पैथोजन है। और एक पैथोजन और है इसका, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी। बेटा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, हीमोफिलस जीनस है और इन्फ्लुएंजी स्पीसीज है। ये दो वैरायटी है पैथोजन की, जो इंसान के अंदर आ जाए तो इंसान को निमोनिया हो जाता है, एक प्रॉब्लम हो जाती है। स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनियाई तो सभी को याद रहता है, लेकिन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी में कंफ्यूजन है। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी के लिए बच्चे मान लेते हैं इससे इन्फ्लुएंजा हो जाता है। बेटा इन्फ्लुएंजा वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल नहीं है। तो ये दोनों पैथोजन का नाम याद रखना है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी और स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनियाई। ये हमारे शरीर में निमोनिया कर देते हैं अगर इंसान के शरीर में प्रवेश कर गए। अब बेटा बात आती है ये आते कैसे हैं।
इनका ट्रांसमिशन कैसे होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जरा देखो मोड ऑफ ट्रांसमिशन। बेटा अगर मान लो किसी को टाइफाइड, किसी को निमोनिया है, अब उसने खांस दिया या छींक दिया, तो खांसने और छींकने में जो छोटी छोटी बूंदें निकलती ना, जिनको ड्रॉपलेट कहते हैं, ये ड्रॉपलेट अगर हेल्दी मनुष्य के संपर्क में आ जाए, जैसे मान लो हमने छींक दिया और मोबाइल में ड्रॉपलेट गिर गई और मेरा मोबाइल किसी ने इस्तेमाल किया, तो ये ड्रॉपलेट उसके नाक से अंदर जा सकती है, वो जो बैक्टीरिया है ये उसकी नाक से अंदर जा सकता है। मान लो मेरा मोबाइल इस्तेमाल किया और मेरा मोबाइल इन्फेक्टेड है, तो जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके हाथ में बैक्टीरिया आ जाएगा, और हाथ कभी ना कभी ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं अगर संपर्क में आ गया आपके फेस पे, तो ये बैक्टीरिया अंदर जा सकता है। तो बेटा आपके पास में बात आती है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो आंसर आएगा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा ये फैलता है, कफिंग से, स्नीजिंग से, छींकने से, खांसने से जो हवा में कण निकलते हैं, ड्रॉपलेट निकलती हैं, उसी में बैक्टीरिया है और इससे ये फैल सकता है, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। तीसरी चीज, अगर ये बैक्टीरिया अंदर आ गया तो कहां रहेगा, तो बेटा हमारे पास में इसके रहने का स्थान है लंग। बेटा ये हमारे शरीर में लंग में रहता है, साइट ऑफ इन्फेक्शन। सैल्मोनेला टाइफाई रहता है इंटेस्टाइन में, ये कहां रहता है, जो साइट ऑफ इन्फेक्शन है ये बेटा है हमारे लंग, हमारे फेफड़े में रहता है ये। और जहां जब ये फेफड़े में रहता है तो फेफड़े का बेटा काम होता है, जो ऑक्सीजन आपने इस्तेमाल करी है, जो ऑक्सीजन आपने अंदर ली है, फेफड़े का काम है उस ऑक्सीजन को ब्लड को दे देना, क्लियर। लेकिन जब निमोनिया नाम का पैथोजन, निमोनिया नाम की बीमारी हमको हो जाती है, तो हमारे लंग के जो एल्वोलाई है उसमें पानी आ जाता है, और जब पानी आ जाता है तो लंग का जो काम था ऑक्सीजन को देना और CO2 को ले लेना, अब ये काम बखूबी नहीं हो पाता है। नतीजा ये है हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिस वजह से हमारे शरीर में जगह जगह पर जो हमारे होंठ हैं, हमारे नाखून हैं, नेल हैं, इनका रंग नीला पड़ जाता है, ये सिम्टम है इसका। तो आपको बता दें बेटा, इसके लिए हमने एक डायग्राम आपके समक्ष रखा हुआ है। देखो हमारे पास में एक डायग्राम है और उस डायग्राम में मैंने बताया, देखो बेटा ये देखो, जो निमोनिया नाम की बीमारी है, जरा देखो इस फिगर को, जो निमोनिया नाम की बीमारी है, जो निमोनिया नाम की बीमारी है वो कैसे फैलती है। देखो ये लड़का चिंटू है, बच्चों ने नाम सजेस्ट किया है बेटा, ये जो लड़का है, दिस बॉय इज चिंटू, और चिंटू ने खांस दिया, इसने छींका या खांसा, देखो छोटी छोटी बूंदें निकल रही बेटा, ये जो बूंदें हैं ये ड्रॉपलेट हैं, और ये ड्रॉपलेट कैसी हैं, ऐसे इंसान की जिसको निमोनिया है। अगर ये छींकेगा, खांसेगा तो ड्रॉपलेट में बैक्टीरिया आ जाएगा, और देखो ये लड़की भाग रही है, उसको मालूम है कि अगर इसके पास रहेंगे तो बीमारी हो जाएगी। मान लो ये जो पैथोजन है इसके अंदर चले गए, तो रास्ता क्या था, रास्ता था ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, हवा से फैलता है, हाथ मिलाने से भी फैल जाएगा। अगर आपने छींका और हाथ में पैथोजन आ गया, आप किसी स्वस्थ मनुष्य से हाथ मिला दिए तो पैथोजन उसके हाथ में चिपक गया, इस तरीके से ये बीमारी फैलती है। इसको कहते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। क्या कहते हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। अगर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो गया, अब इसके अंदर निमोनिया वाला बैक्टीरिया आ गया, कौन सा बैक्टीरिया आया, कौन सा है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही मान लो आ गया, या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इसके अंदर आ गया, बेटा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही मान लो इसके अंदर आ गया, या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इसके अंदर आ गया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इसके अंदर आ गया, ठीक है। अगर आ गया तो ये लंग्स में जाएगा, फेफड़े में जाएगा, और फेफड़े में क्या करेगा, फेफड़े में क्या करता है, जो एल्वोलाई होते हैं उस एल्वोलाई में फ्लूइड जमा होने लगता है, पानी जमा होने लगता है। देखो इस तरीके से, जैसे बेटा ये हमारे एल्वोलाई बिल्कुल क्लियर है, देखो ये एल्वोलाई बिल्कुल क्लियर है, इनमें पानी नहीं है, ये एल्वोलाई बिल्कुल क्लियर है, साफ साफ एल्वोलाई है। तो अगर हमारे लंग के एल्वोलाई क्लियर है तो इनका काम होता है, लंग का काम है बेटा, जो बाहर से आपने ऑक्सीजन ली है, जो बाहर से ऑक्सीजन ली है उसको ब्लड को दे देना, ब्लड को दे देना। और जो ब्लड में CO2 पड़ी है, जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड पड़ी है, ये कार्बन डाइऑक्साइड,
इस कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेना, इस कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेना और लेके बाहर निकाल देना, यही तो काम है लंग का। क्लियर? लेकिन जब निमोनिया हो जाता है तो जो लंग के एल्वोलाई हैं, उन लंग के एल्वोलाई में आ जाता है बेटा पानी। देखो लंग के एल्वोलाई में पानी आ गया, ये फ्लूइड आ गया। अब लंग के एल्वोलाई में आ गया बेटा फ्लूइड। बताओ फ्लूइड कब आएगा? जब निमोनिया का इंफेक्शन हो जाएगा, जब ये बैक्टीरिया अंदर आ जाएगा तो लंग के एल्वोलाई में आ जाएगा फ्लूइड। और अगर फ्लूइड आ गया, द कंडीशन इज कॉल्ड निमोनिया। ऐसे केस में हम इस फ्लूइड को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। अभी जो डेल्टा वेरिएंट कोविड वाला आया था, उसमें यही तो हो रहा था। जब वायरस का इंफेक्शन हो रहा था तो इंसान के जो लंग थे उनमें फ्लूइड आ जाता था, जिस वजह से सांस लेने में दिक्कत होती थी, शरीर में ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो जाता था। कितनी बड़ी समस्या पूरी दुनिया में थी, पूरी पृथ्वी पर थी। तो याद रखो बेटा, अगर लंग के एल्वोलाई में फ्लूइड आ गया तो इस ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं निमोनिया। निमोनिया बोलते हैं। नतीजा क्या है बेटा? अगर लंग के एल्वोलाई में पानी आ गया तो शरीर को जो लंग का काम था ऑक्सीजन देना, अब वो उतनी तरीके से नहीं दे पाएगा। अगर लंग बॉडी को ऑक्सीजन नहीं देगा तो बॉडी में ऑक्सीजन सैचुरेशन घट जाएगा। अरे अभी आप सभी को पता था कि ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर 90 के आसपास आ गया, 90 से नीचे आ गया तो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ जाती थी, ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ता था। तो कहते हैं बेटा निमोनिया एक ऐसी बीमारी होती है, उसमें होता क्या है, जो O2 सैचुरेशन है बॉडी में, जो O2 सैचुरेशन है वो बेटा कम हो जाता है, गिर जाता है। अगर O2 सैचुरेशन गिर गया तो क्या तकलीफ होगी बेटा? तकलीफ ये होगी, हमारे जो होंठ है, हमारे जो नाखून है वो नीले पड़ जाते हैं, ग्रे से ब्लूइश हो जाते हैं। तो इसका एक सिम्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है। निमोनिया बीमारी में एक सिम्टम है जिसको कहते हैं कि निमोनिया में क्या क्या तकलीफ आती है। तो बेटा देखो, हमारी जो निमोनिया नाम की बीमारी है उसमें लंग के एल्वोलाई में क्या आ गया? फ्लूइड। क्या आ गया? फ्लूइड। देखो यहां लिखो, लंग के एल्वोलाई में आ जाता है फ्लूइड। नतीजा क्या है? ऑक्सीजन सैचुरेशन बॉडी में कम हो जाएगा। ब्लड में अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हुआ तो क्या तकलीफ होगी? तकलीफ होगी, एक सिम्टम यहां पर निकल के आता है, प्रोमिनेंट सिम्टम निमोनिया का निकल के आता है। जो प्रोमिनेंट सिम्टम निमोनिया का है, जरा एक पल देखो बेटा, जो निमोनिया का प्रोमिनेंट सिम्टम है जिसपे क्वेश्चन बनेगा उसको देखते हैं। हाँ, निमोनिया ये लिखी है, जो लंग के एल्वोलाई में क्या साइट ऑफ इन्फेक्शन, लंग में क्या आएगा? लंग में बेटा आ जाता है फ्लूइड। लंग में आ जाता है फ्लूइड। सिम्टम क्या आएगा बेटा? सिम्टम जो मेन सिम्टम होता है वो जो आपके नेल्स हैं, आपके नाखून हैं, आपके लिप्स हैं, ये ग्रे से ब्लूइश हो जाते हैं, ग्रे से ब्लूइश हो जाते हैं। दिस इज मेन सिम्टम। यहीं से क्वेश्चन पूछ लेंगे। ऐसे तो और भी सिम्टम होते हैं, लेकिन नेल और लिप्स कैसे होते हैं? ग्रे से ब्लूइश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन सैचुरेशन घट गया, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो गया। साथ साथ में अगर लंग में प्रॉब्लम है तो खांसी आएगी। भाई बलगम अगर अंदर भरा है, अगर हमारे अंदर फ्लूइड भरा है तो हम क्या करेंगे? हम चाहते हैं कि फ्लूइड बाहर निकल जाए, तो खांसी आती है। और कोशिश, खांसी का काम क्या है? खांसी का काम है कि जो भी लंग में पड़ा है वो बाहर निकल जाए। तो कफिंग होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, ठंड लग के बुखार भी आ जाता है। ऐसे सिम्टम भी देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से जो बेटा निमोनिया बीमारी है, जरा एक पल देखो, निमोनिया किस बैक्टीरिया से होती है? स्ट्रेप्टोकाकस निमोनी से होती है। और कौन है? हीमोफिलस इन्फेंजी। ये बैक्टीरिया इंसान के शरीर में प्रवेश कैसे करता है बेटा? छींकने और खांसने से। अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आ गए, अगर वो आपके सामने छींक देता है, आपके सामने खांस देता है, या आप उसकी तौलिया इस्तेमाल करते हैं, उसका मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, उसके द्वारा इस्तेमाल करेगी किसी भी चीज का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये बैक्टीरिया आपके शरीर में जा सकता है। क्लियर? तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। अच्छा, साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है? ये बैक्टीरिया कहां पे रहेगा? तो आंसर आएगा लंग में रहेगा। लंग में क्या करेगा? लंग में पैथोलॉजी डेवलप करता है, लंग में फ्लूइड का डिपोजिशन कर देता है। बेटा अगर लंग में फ्लूइड आ गया तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन शरीर को नहीं मिल पाएगी, जिस वजह से ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हुआ, घटा, तो नाखून और लिप्स का रंग कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा, ब्लूइश हो जाएगा।
साथ साथ में और भी लक्षण आते हैं, जैसे खांसी आएगी, बुखार आएगा, ठंड लग के बुखार आएगा, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होगी, ये भी सिम्टम शामिल कर सकते हैं आप, ठीक। लेकिन ये ध्यान रखना, लिप्स और जो नेल्स हैं वो ग्रे से ब्लूइश हो जाते हैं। तो एक बीमारी निमोनिया जो आपके सिलेबस में थी, जो आपके बारे में जो बताती है निमोनिया के बारे में, निमोनिया के बारे में क्या सीखना है आपको मैंने बता दिया, ठीक। ध्यान देना बेटा, ये जो आपको इस वाले फिगर में देना, इस वाले फिगर में देखना है, इस वाले फिगर का स्क्रीनशॉट भी कर लो। इसमें होता क्या है, अगर लंग के एल्वोलाई क्लियर हैं, हेल्दी एल्वोलाई हैं, तो इनका काम है खून को ऑक्सीजन देना और CO2 लेके बाहर निकाल देना। लेकिन बेटा अगर हमारे लंग में इंफेक्शन हो गया, निमोनिया हो गया, तो लंग के एल्वोलाई में आ जाता है फ्लूइड। नतीजा क्या है, ऑक्सीजन सैचुरेशन, खून में जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगी, जिस वजह से हमारे शरीर के जो जैसे नेल्स हैं और लिप्स हैं वो नीले पड़ जाते हैं, क्लियर। और ये बीमारी फैलती कैसी है, देखो ये छोटू छींक रहा है, खांस रहा है, तो जो ड्रॉपलेट निकलती हैं, यही ड्रॉपलेट से बच रही है ये लड़की, तो ये ऐसे ही फैलता है। ये ऐसे इन्फेक्शन को ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं। इस तरीके से निमोनिया भी आपके सामने है, निमोनिया के बारे में मैंने बता दिया। बेटा इस वाले पेज का भी आप स्क्रीनशॉट कर लो, जिससे ब्रेन में आपके रहे, कोई चीज छूटे ना, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लो। इसके अलावा हमारे पास में तीन बीमारी एनसीईआरटी में दी है बैक्टीरिया से होने वाली, उनकी बात कर लेते हैं। उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा है बेटा। जो बीमारी हमारे पास में बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, उसमें एक है प्लेग, बेटा देखो हमारे पास में एक बीमारी और है जिसका नाम है डिप्थीरिया। तो कुछ बीमारी एनसीईआरटी में दी है जिनके बारे में कुछ कहा नहीं गया, लेकिन थोड़ा सा इनके बारे में जान लो बेटा। एक बीमारी है डिप्थीरिया, इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। डिप्थीरिया के बारे में आप ये जान लो, एनसीईआरटी में सिर्फ नाम लिख दिया डिप्थीरिया, लेकिन मैं इसके बारे में आपको एक चीज बता दूं, इसका कॉजेटिव एजेंट कौन है। कॉजेटिव एजेंट आप जान लो, ये किसके द्वारा फैलती है। इसका जो बेटा कॉजेटिव एजेंट है उसका नाम है कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरी इसका कॉजेटिव एजेंट है, इतना ही जान लो इसको। इसके अलावा एक बीमारी एनसीईआरटी में और दी है बेटा, नाम है डिसेंट्री। लेकिन यहां डिसेंट्री जो बैक्टीरिया से होती है उसको आपको देखना है। जो बैक्टीरिया से होने वाली डिसेंट्री है बेटा, उस बैक्टीरिया का नाम है, इसका जो कॉजेटिव एजेंट है ये आप जान लो। इसका कॉजेटिव एजेंट जो बैक्टीरिया डिसेंट्री काज करता है उसका नाम है सीजेला। बेटा बैक्टीरिया का नाम है सीजेला। ऐसे तो डिसेंट्री अमीबा से भी होती है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से भी होती है। जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होती है उसको अमीबिक डिसेंट्री बोलते हैं। लेकिन बेटा ये बैक्टीरिया से होती है, इसको बैक्टीरिया ये बैसिलस टाइप का है, तो इसको बैसिलर डिसेंट्री बोलते हैं या सीजेलोसिस बोलते हैं इसको। तो सीजेला नामक बैक्टीरिया से होती है। और नंबर 3 बेटा एक बीमारी और एनसीईआरटी में दी है प्लेग, और बताया है ये भी बैक्टीरिया से होती है। प्लेग के बारे में कुछ कहा नहीं है। जो बेटा प्लेग है इसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक डेथ बोलते हैं। और ये एक ऐसा दौर था, भारत में फैली थी। भारत में जो गुजरात है वहीं पे एक शहर सूरत, वहां पे ये बीमारी फैली थी 90 के दशक में, और कई सारे लोग पीड़ित हुए थे। कहते हैं ये प्लेग जो ब्लैक डेथ के नाम से फेमस है बेटा, जिस बैक्टीरिया से होती है। इसका जो कॉजेटिव एजेंट है, जरा ध्यान दो इसके ऊपर, जो बेटा प्लेग का कॉजेटिव एजेंट है, कॉजेटिव एजेंट जो इसका है वो बेटा है अर्सीनिया पेस्टिस। हर शब्द अपने ब्रेन में बिछा लो, अर्सीनिया पेस्टिस नाम का बैक्टीरिया है। और ये बैक्टीरिया अगर इंसान के अंदर आ गया तो याद रखना, होता क्या है जब भी प्लेग हो जाता है तो शरीर में काले काले रंग के चकत्ते बनने लगते हैं, ब्लैक कलर के, इसलिए इसको ब्लैक डेथ बोलते हैं। और शरीर में जो हमारे लिम्फेटिक्स होते हैं, लिम्फ नोड होते हैं, वो सूज जाते हैं, वो फूल जाते हैं, इन्फ्लेम कर जाते हैं,
उनमें सूजन आ जाती है। ब्यूबो मीन्स गांठ बनना, तो इसको ब्यूबोनिक प्लेग भी बोलते हैं कभी कभी। तो ब्यूबो जो बनते हैं बेटा इस वाली बीमारी में ब्यूबो बनते हैं। ब्यूबो इन्फ्लेमेशन, लिम्फ नोड इन्फ्लेम हो जाते हैं, इन्फ्लेम ऐसे लिख देते हैं, इन्फ्लेम्ड लिम्फ नोड। जब हम ह्यूमन हेल्थ पढ़ रहे हैं तो यहीं पे अभी बताएंगे आपको, लिम्फ नोड्स जो होते हैं इन्फ्लेम कर जाते हैं, जिनको ब्यूबो कहते हैं। और साथ साथ में बेटा यहां पर ये जो बीमारी प्लेग होती है, जिस बैक्टीरिया से होती है उसका नाम तो अर्सिनिया पेस्टी लिखा। इसमें क्या होता है, लाल लाल काले काले रंग के चकत्ते पड़ते हैं, ब्लैक स्पॉट पड़ते हैं। याद रखना यहां बेटा एक इसका वो है, ब्लैक स्पॉट पड़ते हैं, ब्लैक स्पॉट। और इसी ब्लैक स्पॉट की वजह से इसको ब्लैक डेथ बोलते हैं। क्लियर? तो ये 3 बीमारियां और एनसीईआरटी में दी थी, जिनके बारे में कुछ लिखा नहीं था। थोड़ा सा आप इनके बारे में जान लो, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है तो उनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है इनके बारे में। तो बेटा यहां ध्यान दो, जो डिप्थीरिया है कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थेरी से होती है। डिसेंट्री जिस बैक्टीरिया से होती है नाम है सीजेला, इसको सीजेलोसिस भी कहते हैं या बैसिलर डिसेंट्री बोलते हैं। प्लेग ब्लैक डेथ के नाम से चर्चित है। कॉजेटिव एजेंट इसका अर्सिनिया पेस्टिस है, और ब्यूबो इसमें होते हैं, सिम्टम है ये, ब्लैक स्पॉट बनते हैं। अच्छा ये जो अर्सिनिया पेस्टिस है ये इंसान के शरीर में डायरेक्ट नहीं आता है बेटा, एक मक्खी है जो इसको लाती है। अर्सिनिया पेस्टिस जो बैक्टीरिया है ये बेटा रहता है चूहे पे, रैट पे रहता है। जैसे मान लो बेटा ये रैट है, जैसे मान लो ये रैट है, ये रैट है, तो ये जो अर्सिनिया पेस्टिस नाम का बैक्टीरिया है ये रैट पे रहता है ये। और एक मक्खी है, मक्खी का नाम है बेटा जीनोप्सिल्ला। जो मक्खी है उसका नाम है जीनोप्सिल्ला। जीनोप्सिल्ला जीनस की ये एक फ्लाई है, जीनोप्सिल्ला जीनस नाम की एक फ्लाई है। और ये फ्लाई चूहों के ऊपर रहती है, और अगर चूहे मर जाएं तो ये जो जीनोप्सिल्ला नामक फ्लाई है, ये जीनोप्सिल्ला फ्लाई जो होती है इस बैक्टीरिया को, ये जो अर्सिनिया पेस्टिस नाम का बैक्टीरिया है ये जीनोप्सिल्ला की सवारी करता है, और जीनोप्सिल्ला की सवारी करके ये इंसान के अंदर आता है, ह्यूमन के अंदर आता है। तो याद रखना यहां पर एक चीज आपको और जाननी है, ये जो प्लेग नाम की बीमारी है अर्सिनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया से होती है। लेकिन ये बैक्टीरिया इंसान के शरीर में आता कैसे है बेटा, ये बैक्टीरिया इंसान के शरीर में एक मक्खी लाती है। जैसे मलेरिया, हमारे शरीर में मलेरिया होता तो प्लाज्मोडियम से है, लेकिन ये मलेरिया काज कौन करता है, हमारे शरीर तक लाता कौन है, मच्छर लाता है इसको। इसी तरीके से अर्सिनिया पेस्टिस से प्लेग होता है, इंसान के शरीर तक इसको जीनोप्सिल्ला नाम की मक्खी लाती है। और ये बैक्टीरिया मस्क्यू, ये जो आपका चूहा है, रैट है, जो चूहे हैं ये इन पे रहता है ये। तो सूरत में ये बीमारी फैली थी। यूरोप में एक ऐसा समय था, यूरोप में ये बीमारी फैली थी, और यूरोप की एक बड़ी पॉपुलेशन, यूरोप की एक बड़ी पॉपुलेशन, लगभग 1/3 पॉपुलेशन इस बीमारी से मारी गई थी। बड़ी खतरनाक बीमारी थी प्लेग। तो इस तरीके से एनसीईआरटी में 3 बीमारियां और दी थी, जिनके बारे में कुछ कहा नहीं था, मैंने इनको भी आपको बता दिया। तो बेटा हम थोड़ा थोड़ा करके 12th की एनसीईआरटी आपके सामने लाएंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, बताएंगे, एनसीईआरटी से भी दिखाएंगे। इस तरीके से इसका भी स्क्रीनशॉट कर लो, जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी ये है, इनका भी स्क्रीनशॉट कर लो। बहुत अच्छे बेटा, चींटी बनाए हो, मक्खी बनाए हो, फ्लाई बनाए हो, वेरी गुड, बहुत होशियार हो। चलो कुछ क्वेश्चन के आंसर भी दे दो चलते चलते। बताओ अच्छा बेटा, टाइफाइड बीमारी बैक्टीरिया से होती है। मैंने इसके लिए एक टेस्ट बताया, किस टेस्ट के द्वारा टाइफाइड का पता लगाते हैं बताओ? सोनू प्रजापति आंसर दो। ओजस्वी, टाइफाइड बीमारी का पता किस
टेस्ट के द्वारा लगाया जाता है? सोनू प्रजापति ने तुरंत आंसर दिया, विडाल टेस्ट। फटाफट आंसर दो, विडाल टेस्ट। बहुत अच्छा। अच्छा बताओ, मैरी मेलन, मैरी मेलन किस बीमारी से संबंधित है? बताओ, मैरी मेलन। बेटा टाइफाइड बीमारी में इंटेस्टाइन में परफोरेशन हो जाता है, क्लियर? अगर टाइफाइड बीमारी का इलाज नहीं कराया गया तो ये बीमारी फैटल है, ये जान भी ले सकती है, प्राण ले सकती है। ये टाइफाइड बीमारी कैसे फैलती है? तो मैंने बताया, दूषित पानी और दूषित भोजन का अगर सेवन करते हैं, जो फीको ओरल रूट है, अगर इंसान टाइफाइड से पीड़ित है तो जो उसका मल होगा, उसका जो फीकल मैटर होगा, उसमें बैक्टीरिया होगा। ये जो इन्फेक्टेड फीकल मैटर है, अगर ये पानी के रास्ते से या भोजन के रास्ते से अंदर आता है तो हमें भी इंफेक्शन लग जाता है। इसको फीको ओरल रूट भी कहते हैं। अच्छा बताओ, अगर निमोनिया हो जाए तो लंग के एल्वोलाई में फ्लूइड आ जाता है, क्लियर? निमोनिया हो जाए तो लंग के एल्वोलाई में फ्लूइड आ जाता है। अब बताओ, अगर लंग के एल्वोलाई में फ्लूइड आ गया तो ऑक्सीजन सैचुरेशन, लिसन मी क्लियरली, ब्लड में ऑक्सीजन सैचुरेशन घटेगा या बढ़ेगा? बताओ। अगर लंग के एल्वोलाई में फ्लूइड आ गया तो ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होगा या बढ़ेगा? स्लीपिंग सिकनेस सिलेबस में नहीं है, थोड़ा सा बता देंगे कल थोड़ा, हाँ यस, कम हो जाएगा। ध्यान देना, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हुआ तो लिप्स और नेल्स ग्रे से ब्लूइश हो जाएंगे, नीले पड़ जाते हैं, क्लियर? हाँ तो बेटा हम लोगों ने आज की क्लास में कई सारी ऐसी चीजें सीखी। जो बच्चे बाद में आए, बाद में ज्वाइन करें, वो इसको दोबारा सुने, जगह जगह पे स्क्रीनशॉट लें और इनको करते चलें। जब तक हम नीट का एग्जाम देने जाएंगे, हमारे पास हर चीज बढ़िया तरीके से होनी चाहिए, हर चीज सीक्वेंस में होनी चाहिए। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में आज बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी सारी कंप्लीट करी। कल हम लोग कोशिश करेंगे वायरस, फंगस, हेलमिंथ और प्रोटोजोन, इनको एक साथ कंप्लीट करें, क्लियर? आज की क्लास यहीं तक। गुड नाइट, खुश रहो बच्चे, अच्छे रहो, पढ़ते रहो, कामयाब बनो।